डी की कैटेगरी में सरफराज और सऊद शकील का होना और शादाब का बी में होना, ये मेरी समझ से बाहर है। और साथ साथ इमाद वसीम का सी में होना और वो टीम में नहीं और है। फिर अबरार का तो कहीं पे भी नहीं होना और नौमान अली का कहीं पे भी नहीं होना। एग्जैक्टली मुझे समझ से बाहर है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, आपने पैसे बढ़ाए, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने पैसे बढ़ाए, आपने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, आप बिलीव करते हैं ये टीम के ऊपर, मगर आपने कुछ प्लेयरों के साथ ज्यादती भी की है और उनको काफ़ी डीमोटिवेट किया और उनका जो कैलिबर था उसके हिसाब से उनको बहुत समझे ना, उनको हर्ट किया। अगर मैं सरफराज अहमद की जगह होता इस सिचुएशन में तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता, डी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। पाकिस्तान ने क्रिकेट के हवाले से बेशक वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है और पाकिस्तान कल अपना दूसरा वार्म अप मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेलेगी। और जिस तरह पाकिस्तान पहले मैच में खेला, गो के रन पाकिस्तान ने अच्छे किए, लेकिन पाकिस्तान इस टारगेट को बचाने में कामयाब नहीं सका और पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के साथ शिकस्त का सामना करना पड़ा। कल किस स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान की टीम ग्राउंड में उतरेगी? अतीक, ये वार्म अप मैच को सबसे पहले आपने बड़े वार्म अप मैच खेले भी होंगे, वार्म अप मैच खिलाए भी होंगे, क्या वार्म अप मैच को उसी संजीदगी के साथ लिया जाता है जिस संजीदगी के साथ हम एक प्रॉपर मैच को लेते हैं? या खिलाड़ी जो अपनी एनर्जी को बचा के खेलते हैं और जो कोचेज हैं वो अपने जो सीक्रेट वेपन है उनको सीक्रेट ही रखते हैं? मेरे ख्याल से अपनी एनर्जी बचा के खेलते हैं कि इसका मकसद ये होता है कि प्रैक्टिस करना, कि बॉलर्स को अच्छी बॉलिंग प्रैक्टिस हो जाए, मुख्तलिफ सनारियों में खेलें और फील्डर्स की अपनी ट्रेनिंग हो जाए। मगर मैंने जितनी दफ़ा भी टीम के साथ रहा हूँ और प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के कैंप्स वगैरह में, प्लेयर इतने सीरियस नहीं होते जितना मैच के अंदर होते हैं। तो एक थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन आती है कोचेस के लिए, डिसअपॉइंटमेंट भी होती है समटाइम, क्योंकि प्रैक्टिस मैच को मेरे हिसाब से बिल्कुल सीरियस तरीके से लेना चाहिए। एवरी मैच को आपको जीतने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीतने की मेंटालिटी जब आप जीतोगे तो तब उसके हिसाब से आपकी मेंटालिटी बढ़ती है। तो मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान ने ये जो मैच खेला है इसमें मेरे ख्याल से 60-70% उनकी सीरियसनेस थी और 20-30% वो अपनी एनर्जी सेव भी कर रहे थे। अंडरस्टैंडेबल कि इतना बड़ा इवेंट आ रहा है और वेदर भी गर्म है, तो पाकिस्तान को फुल एनर्जेटिक होना चाहिए अपने पहले ऑफिशियल मैच से पहले। अच्छा, कितना इसमें कोचेस के लिए भी कितना मुश्किल होता है या कितना आसान होता है कि सिर्फ 11 प्लेयर ही इसमें नहीं खेल रहे होते हैं और ज़्यादा प्लेयरों को 12-13 प्लेयर को जो है वो चांस मिल जाता है खेलने का, कुछ बैटिंग कर लेते हैं, कुछ बॉलिंग कर लेते हैं, इस वजह से भी आपको लगता है कि वो फील नहीं आ पाती है? हाँ, होता है, ये काफ़ी चीज़ें होती है। मतलब जब नाम ही गेम का प्रैक्टिस मैच होता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आप रात को सोते हो ना, सुबह आपको पता होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल डिफरेंट होता है। जब आपको पता है कि इंडिया से मैच होगा कल, तो आपकी नर्व्स और आपका प्रेशर रात से ही बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। प्रैक्टिस मैच को हम एज अ व्यूअर्स और एज अ पब्लिक और एज अ फ़ैन हम लोग को इतना सीरियस नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान ने 340 रन करके मैच हार गया। पाकिस्तान की टीम जब 340 रन बड़े इवेंट में करेगी तो मुझे उम्मीद है कि वो इस तरह मैच नहीं खेलेगी और बहुत अच्छे तरीके से मैच जीतेगी। अच्छा, टॉप ऑर्डर में फ़खर जमान बड़े मसाइल का शिकार नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इमाम और अब्दुल्ला शफीक के कॉम्बिनेशन को बरकरार रखना चाहिए। आपको क्या लगता है कि विकेटों को देखते हुए, वर्ल्ड कप को देखते हुए और ऊपर से हमें एक अच्छा फ्लाइंग स्टार्ट भी चाहिए, क्या लगता है कि जो फ़खर को रेस्ट दिया जाएगा इब्तिदाई मैचेस में, कल के मैच में क्या वो ओपन करते आपको नज़र आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि कल भी हम वही इसी माइंड सेट के साथ जाएंगे जिस अंदाज से हम माजी में आते रहें कि वही ट्रेडिशनल जो हम सोच कर आते हैं घर से वही एग्जीक्यूट करते हैं? देखें, आप ऑब्वियसली एक प्लान होता है, कोचेस का प्लान होता है, वो टीम के साथ डिस्कशन होती है और उसके हिसाब से वो खेला जाता है। मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होगी उसी प्लेइंग 11 को फोकस करके इनको वो मैच खिलाना चाहिए और जितने भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं जो फॉर्म में नहीं है उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि इस मैच में परफॉर्म करें और अपनी फॉर्म को गेन करें। और मेरे हिसाब से फ़खर ज़मान को बस एक अच्छी इनिंग की ज़रूरत है और वो कभी भी खेल सकता है और वो जैसे ही खेलेगा उसके बाद आपको दूसरा फ़खर ज़मान नज़र आएगा। ठीक है, अगर आप कोच होते लेट्स सपोज, तो फिर आपकी क्या स्ट्रेटजी होती? क्या आप अब्दुल्ला शफीक और इमाम को कल फर्स्ट चॉइस आपका ओपनिंग पेयर होता या आप फ़खर को एक चांस दे के देखते कि इन पिचेस पे इन स्टाइल से फ़खर कैसा खेलते हैं? मैं फ़खर को ज़रूर चांस देता। ऑब्वियसली फ़खर आपका इंपॉर्टेंट प्लेयर है और वो इस तरह का प्लेयर है कि वो मैच का नक्शा चेंज कर सकता है और उसकी एक अच्छी इनिंग और पाकिस्तान के जो आने वाले बैट्समैन हैं उनके लिए प्रेशर को जो है बहुत है ना, क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब कर सकती है। तो मेरे हिसाब से फ़खर ज़मान को खेलना चाहिए और मैं होता ज़रूर फ़खर ज़मान को ही खिलाता। अच्छा ठीक, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं उसामा मीर आपकी टीम से भी खेले हैं, सुई सदरन गैस से भी खेले हैं, आपने बड़े क्लोजली इनको फॉलो भी किया है। उसामा मीर और शादाब खान, क्या लगता है आपको कि क्या किसी मैच में दोनों स्पिनर एक साथ खेल सकते हैं? क्योंकि स्पिनर इस वक्त हमारा बड़ा वीक लिंक बन के सामने आ रहा है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो पहले ही जो मसाइल का शिकार है। मेरे हिसाब से उसामा मीर को खिलाना चाहिए क्योंकि वो वाइट बॉल का, जब वो SSGC में भी खेलता तो बहुत डेंजरस बॉलर था वाइट बॉल का और उसकी गेंद में टर्न और बाउंस, एक्स्ट्रा बाउंस होता है और इन पिचों में जहाँ पे डेड पिच है यहाँ पे इसका पेस जो है ना वो वेरी करता है और बहुत इफेक्टिव साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए। तो 2 लेग स्पिनर खिलाना कोई इतना मतलब मेरे हिसाब से कोई इतना हार्म नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान का प्लान में 2 लेग स्पिनर हैं तो उनको कल ही टेस्ट करना चाहिए इन चीज़ों को, ताकि है ना वो उनको आइडिया होगा कि उनकी टीम कॉम्बिनेशन क्या होगी पहले मैच के लिए। और आपको शादाब के क्या मसाइल नज़र आ रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी
जी शादाब प्रॉपर तरीके से फिट नहीं है, उनकी कमर नहीं लग रही है, उनका बॉल के अंदर वो स्पिन नहीं है, वो उनकी काट ख़त्म हो गई है, आपको क्या लगता है? देखिए, प्लेयर्स के साथ प्रॉब्लम चल रही होती हैं और शादाब जब मेरा जब टेन्योर था उसको शोल्डर का प्रॉब्लम थी और शोल्डर के प्रॉब्लम के बाद मैंने उसको रिकवर होते हुए नहीं देखा, उसकी बॉलिंग को वो शादाब खान नहीं देखा अभी तक। और ऑब्वियसली बहुत सारे कोचेस काम करते हैं, पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है कि एक कोच एक के साथ काम करता है, वो डिफरेंट चीज़ बताता है, फिर दूसरा कोच आता है वो डिफरेंट चीज़ बताता है, तो प्लेयर भी कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो मेरे को चाहिए कि शादाब खान को जितना, अब वो टीम का हिस्सा है, अब आपने उनको बेस्ट 15 में रखा है तो उनको बेस्ट यूटिलाइज़ करने के लिए आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। और जस्ट शादाब को चाहिए कि ट्राई टू बी अ शादाब खान, उसको कुछ और बनने की ज़रूरत नहीं है, बस शादाब खान ही बने और अपना जो लिमिट है उसी के अंदर रह के करे, अपनी स्ट्रेंथ को पूरा फ़ायदा उठाए और मैक्सिमम करने की कोशिश करें। प्रतीक, आप खुद भी बड़े ज़बरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन रहे हैं और अब बड़ी यहाँ पे पाकिस्तान में डिबेट हो रही है, आपने भी इंग्लैंड में इस डिबेट को सुना होगा कि पाकिस्तान की टीम सिर्फ एक विकेट कीपर के साथ जा रही है, रिजवान के साथ, और हारिस जो है वो रिजर्व प्लेयर में शामिल है। सरफराज यहाँ पे डोमेस्टिक में रन्स भी कर रहे हैं, डबल सेंचुरी भी कर रहे हैं, सेंचुरीज भी स्कोर कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त ट्रैफिक फॉर्म में। एक तो उनको डी कैटेगरी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डी कैटेगरी दी गई, इससे थोड़े से वो डीमोटिवेट हुए होंगे और फिर वर्ल्ड कप में भी उनका नाम, सब बात करते हैं उनका नाम होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या उनको टीम के साथ होना चाहिए था, या आप ये समझते हैं कि अगर सरफराज बेंच पे बैठा है तो उससे बेहतर है कि वो डोमेस्टिक खेले? देखें, मुझे पहले भी तकलीफ होती थी, देखें एज अ विकेट कीपर मेरे साथ भी ये सिचुएशन आई है और जब मैं सरफराज को बेंच पे बैठे देखता था और रिजवान को खेले, देखें एज अ पॉजिटिव वे कि रिजवान ने अपनी एक जगह बरकरार रखी है, उसने परफॉर्मेंस करके टीम में आया है। मगर मुझे ये चीज़ हर्ट होती थी कि यार देखो कि ये पाकिस्तान का कप्तान जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जितवा के लाया है, वो आज बेंच पे बैठा हुआ पानी पिला रहा है और जूते भी लेके जा रहा है, कर रहा है, अच्छी चीज़ है मगर एक लिमिट तक होनी चाहिए। अगर आपको सरफराज अहमद अगर आपके प्लान में नहीं है तो कम अज़ कम आप उसको एक रिस्पेक्ट दें और उसको सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दें। कॉन्ट्रैक्ट डी की कैटेगरी में सरफराज और सऊद शकील का होना और शादाब का बी में होना, ये मेरी समझ से बाहर है। और साथ साथ इमाद वसीम का सी में होना और वो टीम में नहीं और है, फिर अबरार का तो कहीं पे भी नहीं होना और नौमान अली का कहीं पे भी नहीं होना। एग्जैक्टली, मुझे समझ से बाहर है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, आपने पैसे बढ़ाए, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने पैसे बढ़ाए, आपने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, आप बिलीव करते हैं ये टीम के ऊपर, मगर आपने कुछ प्लेयरों के साथ ज़्यादती भी की है और उनको काफ़ी डीमोटिवेट किया और उनका जो कैलिबर था उसके हिसाब से उनको बहुत समझे ना, उनको हर्ट किया। अगर मैं सरफराज अहमद की जगह होता इस सिचुएशन में तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता, डी कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता।